नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और हम आज लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ा जाता है। और अगर इस वर्ड की मैं बात करूं क्या कि ये वर्ड जो इसका मतलब क्या है, तो अपन लोग जानते हैं कि जो माइक्रो है, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो सबसे पहला अगर मैं एक बार नाम लिखता हूं इसका, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला था माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, किसी भी चीज का जो बनना होता है या फिर ओरिजिन होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मेशन। तो क्या समझा आपने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि माइक्रोस्पोर्स का बनना। ठीक है, अब अपन लोग ये जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, एंथर क्या होता है अपन लोगों ने ये पढ़ा है पहले भी कि जो एंथर जो है वो जो मेल फ्लावर होता है या फिर मैं कहूँ जो फ्लावर होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। वो किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले अपन को माइक्रोस्पोर जो एंथर है उसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। कौन सी स्ट्रक्चर? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ताकि अपन लोग ये जान सकें कि किन किन प्रकार की जो वॉल्स होती हैं एंथर के अंदर और कौन से टाइप के सेल होते हैं जहां से जो माइक्रोस्पोर्स वो बनते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर से। तो मैं रेडी डालूंगा यहाँ पे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर की बात करूं तो इसके अंदर जो सबसे पहले बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो आइए इसे बनाते हैं। इसमें जो सबसे पहले बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे अपन लोग एपिडर्मिस। ये तो हो गई एपिडर्मिस। इसके बाद में एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है एंडोथीशियम। तो मैं यहाँ पे एंडोथीशियम भी ड्रॉ कर दूंगा। ये लीजिए, ये एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है मिडल एरिया। तो मैं यहाँ पे ये मिडल एरिया भी बना दूंगा। मिडल एरिया फिर मिडल लेयर।
अब यहाँ पर मैं मिडिल लेयर का जो ये मिडिल लेयर जो है पूरे में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा टाइम खराब होगा, तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि मैं इस वाले पार्ट में बना रहा हूँ। इस मिडिल लेयर के नीचे वापस प्रेजेंट होती है कैपिटल, जो कि इसकी इनरमोस्ट लेयर होती है, और जो कैपिटल होती है एंथर लोब को, जो कि पोलन सैक होता है उसको घेर कर रखती है। ये इसके अंदर मान लीजिए पोलन सैक है, और इस पोलन सैक के अंदर है स्पोरोजिनस सेल्स। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो ये पोलन सैक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो एंथर है, अपना डाइथिकस एंथर है। डाइथिकस का मतलब इसमें दो थिका होती है, ठीक है, दो थिका है, और इसके अंदर चार एंथर लोब्स प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर जो बनता कैसे है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है पोलन सैक के अंदर, वो हर एक स्पोरोजिनस सेल जो होती है वो एक तरह की माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होती है, ठीक है, और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो कैपेबल होती है एक या फिर मैं कहूँ कि चार माइक्रोस्पोर बनाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन नोट डाउन करूंगा, वो कुछ इस प्रकार है, द फॉर्मेशन of microspores by microspore mother cell via meiosis is known as microsporogenesis, ठीक है। अब अपन लोग ये जानते हैं कि आखिर ये जो माइक्रोस्पोर्स है बनते कैसे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो डिप्लॉइड इन नेचर होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो मियोसिस करके चार माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। चार क्यों बनाएंगे, क्योंकि मियोसिस के अंदर जब कोई भी सेल डिवाइड होता है तो वो हमेशा चार सेल्स बनाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मियोसिस, उन्होंने बनाया 4 माइक्रोस्पोर्स जो कि हैप्लोइड होंगे नेचर में, या फिर उनको एक और नाम से जानते हैं, वो होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा क्योंकि जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो टेट्राड होंगे, चार तो होंगे, साथ साथ में वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। किस तरह, ये इस तरह से, ये मान लीजिए चार माइक्रोस्पोर्स हैं, और यहाँ पर इनके बीच में कंपाउंड होता है या फिर केमिकल होता है जिसको बोलते हैं कैलोज बैंड। तो यहाँ पर ये जो ये कैलोज बैंड है, ये कैलोज बैंड से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अब आगे क्या होता है, ये जो टेपिडम है जो कि एक तरह से पोलन सैक को या फिर माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ये एक एंजाइम बनाती है जो होता है कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो कैलोज बैंड है इस कैलोज बैंड के ऊपर ये अटैक करता है, या फिर मैं कहूं कि इसको डिकम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग को सबसे यही चीज एक बार याद रखनी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं जो कि है माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर, क्या कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखने में आखिर कैसे होते हैं, तो आइए इसे भी देखते हैं।
लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वो ये रहेगी कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो बाइलेयर्ड होते हैं, यानी कि वो दो लेयर से बने हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा microspores are bilayered, that is outer wall formed by axine and inner wall formed by intine। जो इसकी आउटर वॉल है वो तो एक्साइन से बनी होती है और जो इनर वॉल है वो इंटाइन से बनी हुई होती है। इसके साथ में इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाऊंगा कि जो माइक्रोस्पोर है वो आखिर बाहर से दिखता कैसा है। तो ये बनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा इसमें सबसे आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है। तो मैं यहाँ पे एक्साइन बनाऊंगा। सबसे पहले ये इसकी सबसे आउटर वॉल है, ये हो गई एक्साइन। इसके बाद में प्रेजेंट होती है इंटाइन। तो ये लीजिए इंटाइन। इंटाइन के बाद में यहाँ पर आपको पता है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म आप मान सकते हैं। साथ में इसके अंदर बहुत बड़ा एक वैक्यूल होता है, क्योंकि है तो एक तरह से प्लांट्स है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वैक्यूल। और वैक्यूल के पास में यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोर। अब अपन लोग एक एक करके जो भी इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है इनको जानेंगे डीपली कि आखिर ये जो भी मैंने लेवल किया डायग्राम में ये क्या होते हैं। और ये इसे भी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्साइन। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाली है एक्साइन। एक्साइन की सबसे पहली जो पॉइंट होगा वो आपको बताइए। मैं ये कहूंगा कि जो एक्साइन है वो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोर। तो अपन लोग यहाँ लिखेंगे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जो एक्साइन है वो एक स्पोरोपोलिन नामक कंपाउंड की बनी हुई होती है। ये स्पोरोपोलिन कंपाउंड जो है या फिर मैं कहूँ कि ये जो इसका जो भी केमिकल है ये दुनिया में किसी भी केमिकल से किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन से ये नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा केमिकल या फिर कोई भी ऐसी मतलब कि ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं पाया गया है धरती पर जो स्पोरोपोलिन को डिकम्पोज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन which is the most resistant compound on earth। तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पर ऐड करूंगा कि जो
अब इसका कारण जो होता है वो ये होता है स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन जो है वो हम जानते हैं किसी के एनवायरमेंटल कंडीशन से या किसी के से डिकम्पोज नहीं होती। तो फिर सीधी सी बात है बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा fossils of microspores found always in good condition due to स्पोरोपोलिन। कई बार क्या होता है कि जो स्पोरोपोलिन है ये कई जगह, ये जो बाहर वाली जो मतलब कि एग्जाइन होती है ये इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये कहूँगा कि प्रेजेंट होता है। तो एक मतलब कि जो एग्जाइन है उसके ऊपर एक विस्कस या फिर एक चिपचिपा सा पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पोलन किट। अब ये पोलन किट करता क्या है कि जैसे मान लो कोई इंसेक्ट अगर बैठेगा एंकर के ऊपर तो ये पोलन किट जो है ये उस पोलन ग्रेन को मदद करेगी उस इंसेक्ट के चिपकने में, ताकि जो भी पोलिनेशन है वो जल्दी हो सके। मैं यहाँ पे लिखूंगा a viscous layer, अगर हम कह सकते हैं a viscous compound is present over enzyme which help pollination। अब क्या है कि जो ये एग्जाइन है इसके ऊपर कई जगह पर जो स्पोरोपोलिन है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह से एक नॉर्मली छेद सा बन जाता है, एक पोर बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये बनाया, ये यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इसको बोलते हैं जर्मपोर। ये जर्मपोर क्या करता है कि ये जो एंजाइम होती है ये पोलिनेशन के वक्त या फिर फर्टिलाइजेशन के वक्त इस एंजाइम के लिए जब बाहर आएगी तो ये जर्मपोर जो इसके अंदर इसकी हेल्प करता है। ऊपर लोग देख सकते हैं यहाँ पर पोलिन is absent at some places forming germ core which helps in pollen tube, which helps pollen tube to come out। ठीक है, तो यहाँ पर बात पूरी हुई एंजाइम की। अब अपन लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा टॉपिक इंटाइन। अब हम लोग इंटाइन के लिए सुनेंगे और ये भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पे, दैट इज इंटाइन। मैं कहूंगा कि अपन जानते हैं इनर टू एक्साइन, ये एक्साइन के नीचे प्रोजेक्ट होती है। दूसरा पॉइंट यहां पर अपन देख सकते हैं, मेड ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज की मुख्य तौर पर ये बनी हुई होती है। इसके अलावा ये यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि कहीं भी ऊपर कवर नहीं होती, एक फ्लैट होती है। इसके साथ साथ ये इलास्टिक भी होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म है, इलास्टिक है, और इसके अलावा ये फर्टिलाइजेशन के दौरान पोलन ट्यूब में तैयार करती है। मैं यहां पर लिखूंगा फॉर्म्स पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यहां पर बात करेंगे इंटाइन। तो हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं माइक्रोस्पोर्स के अंदर, तो साइटोप्लाज्म है तो मैं यहां पे लिखूंगा इट कंटेन्स स्टार्च, unsaturated fats and vacuole। ये अनसैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं कि ये इससे मतलब कि जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको ये बचाएंगे यूवी रेडिएशन से। तो इसका एक ये मेन पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है वायबिलिटी ऑफ लाइफ स्पान ऑफ माइक्रोस्पोर्स। यहां पर मैं आपको स्लाइड दूंगा। अब सबसे पहले तो मेरा लाइफ स्पान ऑफ माइक्रोस्पोर से मतलब क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके बाहर एंजाइम में स्पोरोपोलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करेगा कई सालों तक। लेकिन यही सब कुछ काफी नहीं, जब एक पोलन ग्रेन बनता है तो वो जल्द से जल्द फर्टिलाइजेशन यानी कि वो जल्द से जल्द उसका ट्रांसफर होना जरूरी है स्टिग्मा के ऊपर। यदि वो नहीं हो पाएगा तो होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन ये तो जीवित रहता है, लेकिन इसकी जो इंटाइन होती है ये बाद में पोलन ट्यूब नहीं बना सकती, ठीक है। तो क्या है कि अलग अलग स्पीशीज के अंदर जो लाइफ स्पान है पोलन ग्रेन का वो अलग अलग है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो लाइफ स्पान को हम दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले वो प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने का मतलब क्या है कि वो वायबल रहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसके दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो स्पीशीज है वो रहते हैं फॉर 30 मिनट्स। इसके अंदर जो अपन एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, सबसे पहला तो व्हीट, दूसरा है राइस, ठीक है। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन्स कई महीनों तक जिंदा रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सेवरल मंथ्स। अब इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? पहला एग्जांपल तो है रोजेसी फैमिली। दूसरा है सोले
आर्टिफिशियल मेथड्स भी है क्या जिनसे अपन पोलर ग्रेन्स को बचा कर रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि एक मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन का, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है कि पोलर ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाए, जिसकी वजह से ये पोलर ग्रेन्स होते हैं कई सालों तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो मैं इसको नॉर्मली इंपोर्टेंट बात करूंगा यहाँ, और ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब सब कुछ हो गया अपना पोलर, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने वो भी बता दिया आपको किस तरह की होती है एंथर की। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स वो आगे बनते कैसे, उनकी जो लाइफ स्पान होती है वो भी मैंने बता दी। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एंथर से बाहर कैसे निकलते हैं। दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम रहेगा डेhiscence ऑफ एंथर, या फिर डेhiscence ऑफ एंथर बोलना ही इसको सही रहेगा ज्यादा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence ऑफ एंथर से मेरा क्या मतलब है कि जो एंथर है वो जब टूटेगा, वो जो फटेगा, तभी तो जो माइक्रोस्पोर्स वो बाहर आएंगे। तो आखिर ये किस तरह होता है अपन लोग अब इसको देखेंगे। तो होता क्या है कि जब एंथर जो है वो जब पूरी तरह से पक जाता है या फिर वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो बाहर इसके अंदर क्या होता है कि जो मिडिल लेयर है वो एपिडर्म वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और एपिडर्मिस है और जो एंडोथीलियम है वो वही रहते हैं। तो मैं पहला पॉइंट यहां पर ऐड करूंगा कि आफ्टर डेhiscence of anther, the epidermis and endothelium remains on anther while other layers destroyed। बाकी जो लेयर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब नॉर्मली अगर थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक आपको समझाऊं तो ये इस तरह रहेगा, और हम इसको डायग्राम बनाते हैं इसका। ये मान लीजिए कि मेरे पास में एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है, ये हो गई इसकी एपिडर्मिस जो कि मैंने सबसे बाहर बनाई है। ये अपन लोग इस वाले हिस्से का समझेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ये तो हो गई इसकी एपिडर्मिस, नीचे है इसकी एंडोथीलियम, ठीक है, और इसके अलावा जो लेमिना है या फिर जो भी अपनी जो मिडिल लेयर है और एपिडर्म वो यहां पर नष्ट हो चुकी है। अब होता क्या है कि एंडोथीलियम के ऊपर सबसे पहले इसको लेबल कर देते हैं। एंडोथीलियम के ऊपर बहुत सारे सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, जिनको बोलते हैं स्टोमियम सेल्स। ये स्टोमियम सेल्स क्या होते हैं कि जब भी ड्राई मौसम आता है, जब भी मतलब कि ड्राइनेस आती है वेदर के अंदर, तो ये स्टोमियम सेल्स होती है फट जाते हैं, ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एकमात्र कारण होता है जो कि एंथर स्वेल
फटते हैं और फिर जो माइक्रोस्पोर्स है वो बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो स्टोमियम सेल्स है ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको अपन लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे यहाँ पर। और यही एकमात्र कारण होता है जिसकी वजह से जो एंथर्स होते हैं वो फ्रैक्चर होते हैं या फिर फटते हैं। तो बस यहाँ पर ये पूरा होता है टॉपिक अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, जहाँ पर अपन लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो माइक्रोस्पोर्स बनते कैसे हैं, फिर हमने उनकी लाइफ स्पान देखी और फिर ये देखा कि उनका जो एसेंस आखिर वो किस तरह होता है। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।